Dear viewers, welcome back to GB Educator. This is your educator Gami Bogo. So today's video, this lecture will be the continuation of our previous video and the topic sexual reproduction in plant. This will be the second part of the sexual reproduction in plant. Okay. तो लास्ट वीडियोस में हमने बात किया था मेल पार्ट को लेके, है ना. दैट वाज योर स्टामेन, है ना. इस स्टामेन को लेके बात किया था, माइक्रोस्पोरेंजियम को लेके बात किया था एंड एंथर को लेके बात किया था. इफ यू हैव नॉट वॉच द वीडियो येट, आई हैव गिवन द लिंक इन द बिलो. ठीक है, तो वहां पे जाके आप देख लीजिएगा. सो टुडे विल बी डिस्कसिंग अबाउट द फीमेल पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर्स. ओके. So when we talk about the female reproductive part in the flower, it's the gynoecium. इसको gynoecium बोलो या gynoecium, कैसे प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है, आपने हिसाब में देख लीजिएगा. बस आपका स्पेल सही रहना चाहिए when you're writing your आंसर स्क्रिप्ट. ओके. तो जो gynoecium है, this gynoecium represents the female reproductive part of the flower. ठीक है. एंड इन केस ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर कौन रिप्रेजेंट करते हैं? एंड्रोसियम, है ना, एंड्रोसियम. तो जो गाइनोसियम जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल पिस्टिल और मे बी मोर देन वन पिस्टिल. तो जब सिंगल पिस्टिल होता है तब उसको मोनोकार्पेलरी कहा जाता है. एंड जब व्हेन योर गाइनोसियम इट कंटेन्स मोर देन वन पिस्टिल, तब उसमें जाता है आपका मल्टीकार्पेलरी. ठीक है. जब सिंगल पिस्टिल होता है तो उसको कहलाता है मोनोकार्पेलरी, एंड जब मोर देन वन पिस्टिल रहता है तब आपको उसको गाइनोसियम को क्या कहलाता है? मल्टीकार्पेलरी. मल्टी मीन्स मेनी, मोर देन वन. When there are more than one, the pistils may be fused together और मे बी फ्री, है ना. तो बहुत सारा जब आपस में हो जाते हैं तो एक दूसरा से फ्यूज होने का चांसेस रहता है या फिर एक दूसरा से फ्री रहने का चांसेस रहता है. तो जब पिस्टिल जो है बहुत ज्यादा होगा और आपस में फ्यूज कर जाएगा, देन दैट इज कॉल्ड योर सिनकर्पस. सिन मीन्स फ्यूजन. ओके. और मे बी फ्री, या फिर बहुत सारा पिस्टिल हो सकता है लेकिन वो आपस में फ्री रहते हैं, फ्यूज नहीं रहता एक दूसरा से. ठीक है. तब जाके उसको कहलाता है एपोकार्पस. यू सी, नाउ यू गॉट द डिफरेंस बिटवीन मोनोकार्पेलरी एंड मल्टीकार्पेलरी. और साथ ही साथ हमने सिनकर्पस और एपोकार्पस का डिफरेंस भी जान लिया है. ओके. Each pistil has 3 parts. Each pistil यानी एक पिस्टिल में आपका 3 पार्ट्स रहता है. कौन कौन सा है? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी. ठीक है. तो स्टामेन में रिकॉल करना खुद से, जो हम लोग ने स्टामेन पढ़ा था, ठीक है, जो स्टामेन पढ़ा था उसमें कितना पार्ट्स रहता था स्टामेन में. चलो डायग्राम भी बना देती हूँ. दिस इज योर स्टामेन, है ना. तो इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? दिस इज योर एंथर, ये आपका फिलामेंट है. यानी आपका स्टामेन जो है आपका 2 पार्ट से कंसिस्ट होता है, दैट इज एंथर एंड फिलामेंट, है ना. उसी तरह जो पिस्टिल होता है, जो लड़की का जो पार्ट होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर्स में, वो 3 पार्ट्स होता है. उसमें 3 पार्ट्स होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी. फिर जो स्टिग्मा होता है, इट सर्व्स एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन्स. जो फिगर है इन लोग का पिस्टिल का, आई विल शो यू इन द नेक्स्ट स्लाइड्स, डू नॉट वरी. तो जो स्टिग्मा है वो आपका पोलन ग्रेन्स वहां पे जाके बैठता है. ठीक है. जो पोलन ग्रेन्स जो एंथर में होता है, वो जो है फीमेल का कहाँ पे बैठता है? लैंड करता है स्टिग्मा पोर्शन में, लैंड करता है. एंड जो स्टाइल होता है, इट इज द इलोंगेटेड स्लेंडर पार्ट बीनेथ द स्टिग्मा. यानी स्टिग्मा का नीचे में, स्टिग्मा का डाउन साइड में आपका दिखेगा स्टाइल. वो एक इलोंगेटेड जैसा दिखने को मिलता है. ठीक है. और जो बेसल है, बल्ज पार्ट ऑफ द पिस्टिल को हम लोग क्या बोलते हैं? ओवेरी. बल्ज पार्ट मतलब थोड़ा फूला हुआ जैसा एक शेप आपको देखने को मिलेगा बीनेथ द स्टाइल, उसको कहलाता है ओवेरी. ओके. इनसाइड द ओवेरी इज द ओवेरियन कैविटी, जिसको हम लोग लोक्यूल भी बोला जाता है. और जो प्लासेंटा होता है प्लांट का, इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी. ठीक है. तो ओवेरी के अंदर में एक ओवेरियन कैविटी दिखेगा जिसको हम लोग लोक्यूल के नाम से जाना जाता है. और बाद में आप देखिएगा कि ये जो लोक्यूल है वहीं पे आपका ओव्यूल्स प्रेजेंट होता है, ओव्यूल्स. ठीक है. यानी आप मान के चल सकते हैं कि जो ओवेरी है उसके अंदर में लोक्यूल होता है और वही लोक्यूल में आपका अटैच रहता है ओव्यूल्स. ठीक है.
अराइजिंग फ्रॉम द प्लासेंटा आर द माइक्रोस्पोरेंजियम, जिसको हम लोग कॉमनली ओव्यूल्स बोल जाता है, ठीक है। तो प्लासेंटा से आपका क्या निकल के आता है, माइक्रोस्पोरेंजियम, और यही माइक्रोस्पोरेंजिया को हम लोग कॉमनली क्या से जानते हैं, ओव्यूल्स के नाम से जानते हैं। द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन एन ओवेरी मे बी वन, ठीक है, या फिर मेनी, मतलब ओवेरी के अंदर में एक सिर्फ ओव्यूल हो सकता है, जैसे कि व्हीट, पेडी, मैंगो, आप देखिएगा तो रिलेट कीजिए, मैंगो में भी सिर्फ एक सीड होता है ना, ओव्यूल, और पेडी, व्हीट, मतलब जो व्हीट होता है उसमें भी आप सिर्फ देखिएगा एक सीड, एक दान होता है, ठीक है। तो इसीलिए आप मान के चलिए कि कुछ कुछ ओव्यूल्स ओवेरी में आपका सिर्फ एक ओव्यूल हो सकता है, जैसे कि व्हीट, पेडी, मैंगो, या फिर बहुत सारा ओव्यूल्स भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल पापाया, वाटरमेलन और किड्स, यानी बहुत सारा ओव्यूल्स हो सकता है। इन द सेंस आप कभी देखा होगा पापाया को, व्हेन यू कट द पापाया, ठीक है, वहां पे बहुत सारा सीड देखने को मिलता है, सीड्स, और वाटरमेलन, ठीक है, इसमें भी बहुत सारा सीड्स देखने को मिलता है। दिस ऑल आर द लाइक प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, इफ आई वुड से, ठीक है, ओव्यूल्स को कैसे देखा जाता है ना, हाउ मेनी ओव्यूल्स आर देयर, क्या वो सिंगल है या मेनी है, ठीक है। तो ये सब आपका एग्जाम्पल के दौर में आप दे सकता है एग्जामिनर्स को। So this is the picture of pistil. ये एक entire pistil है which consists of stigma, style and ovary. ठीक है, ये देखो स्टिग्मा, यहाँ पे पोलन ग्रेन आके लैंड करेगा, फिर ये स्टाइल यहाँ से पोलन ग्रेन जाएगा जाएगा जाएगा, उसके बाद ये ओवेरी में घुस जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन चल रहा होगा। फिर ये देखो सिनकर्पस ओवेरी, यानी सिनकर्पस क्या है, जहाँ पे आपका पिस्टिल्स फ्यूज होके रहेगा एक दूसरा से, है ना। जब बहुत सारा पिस्टिल्स होता है, हमने क्या कहा था, आपका ओव्यूल्स फ्यूज करके रहने का चांसेस भी होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिनकर्पस ओवेरी, ओके। और यहाँ पे देखो दिस इज योर दिस वन एपोकर्पस। एपोकर्पस क्यों, यहाँ पे आपका जो पिस्टिल्स होता है वो फ्यूज नहीं है, ठीक है, दिस आर नॉट फ्यूज। और ये जो फिगर है, दिस इज अ फिगर ऑफ ओव्यूल्स, ठीक है, इसका बारे में विल डिस्कस इन द नेक्स्ट स्लाइड्स। आपको पहले आई फील लाइक मतलब थ्योरी को आपको पहले पढ़ लेना चाहिए, उसके बाद विल गो विद द डायग्राम, ओके। अगेन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द मेगास्पोरेंजियम। आपको एग्जाम में पूछ देगा व्हाट इज मेगास्पोरेंजियम करके, 5 मार्क्स के लिए आपको लिखो बताएगा, ठीक है, या फिर पूछेगा व्हाट इज ओव्यूल, राइट अ शॉर्ट नोट अबाउट ओव्यूल्स विथ सुइटेबल डायग्राम इफ एनी। तो आपको ये जो सुंदर से जो नोट सामने दे रखा है, आपको इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है, और ये जो मेरा लेक्चर है उसको अच्छा से सुनना है, इफ पॉसिबल ईयरफोन लगा लीजिएगा, ओके। तो यहाँ पे देखिए, the ovule is a small structure attached to the placenta by means of a stalk called funicle. यानी जो ओव्यूल है आपका एक स्मॉल छोटा सा स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है, जो कि प्लासेंटा से अटैच रहता है बाय द मीन्स ऑफ व्हाट, एक स्टॉक होता है, एक लाठी जैसा होता है जिसका नाम है फनिकल। डन। फिर जो बॉडी होता है ओव्यूल का, इट फ्यूजेस विथ फनिकल इन द रीजन कोल्ड हिलम। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, हिलम क्या है, एक ऐसा रीजन है जहां पे आपका जो ओव्यूल है वो फनिकल के साथ फ्यूज कर जाता है, ओके। इसीलिए जो आपका हिलम है उसको जंक्शन माना जाता है। जो आपका हिलम है, इट रिप्रेजेंट्स द जंक्शन बिटवीन द ओव्यूल्स एंड फनिकल। देन क्यों इसको जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फनिकल माना जाता है, बिकॉज हिलम ही एक ऐसा रीजन है जहां पे आपका ओव्यूल जो है फनिकल के साथ फ्यूज रहता है। देन आपको एमसीक्यू के फॉर्म में भी पूछ देगा, which of the following acts as a junction between the between the ovule and funicle। तो ऑप्शन में आपको हिलम दिख गया तो उसको टिक मार करके आ जाना, ओके। फिर जो ओव्यूल होता है हैज 1 or 2 प्रोटेक्टिव एनवेलप्स, जिसको इंटेजुमेंट्स बोलते हैं। एनवेलप्स इज नथिंग बट अ कवरिंग, ठीक है। तो ओव्यूल के पास में 1 या फिर उससे ज्यादा भी प्रोटेक्टिव लेयर्स होता है, जिसका नाम है इंटेजुमेंट्स। Integuments encircle the nucellus, except at the tip where a small opening called a microphyll। ठीक है, मतलब जो इंटेजुमेंट है, जो एनवेलप है, वो पूरा न्यूसेलस को एनसर्कल करता है, पूरा न्यूक्लियस, न्यूसेलस को, नॉट न्यूक्लियस, ओके, न्यूसेलस को वो एकदम से मतलब एनसर्कल कर देता है, लेकिन एक्सेप्ट एट अ स्मॉल ओपनिंग, जिसको माइक्रोपाइल बोला जाता है, यानी वही माइक्रोपाइल रीजन में आपका एंटेजुमेंट नहीं पाया जाएगा। Then opposite to the micropylar end is the chalaza, representing the basal part of the ovule। Then जो माइक्रोपाइल का जो ऑपोजिट एंड है उसको क्या बोलते हैं, चलाजा।
और ये जो चलाजा किसको रिप्रेजेंट करता है? ओव्यूल का बेसल पार्ट, ठीक है, ओव्यूल का बेसल पार्ट, ठीक है। इसका फिगर आई शो यू इन द स्लाइड्स, शायद नेक्स्ट स्लाइड में इसका फिगर होना चाहिए, डू नॉट वरी। और उसमें आपका डायग्राम के साथ में हम और एक बार दोबारा समझा देंगे, ठीक है, समरी के तौर पे। And enclosed with the integument is a mass of a cell called the nucellus. Nucellus it's nothing but the mass of a cell, ये बात याद रखो। nucellus क्या है? It is the mass of a cell. कभी कभी सीबीएसई वाला ना, या फिर पीजीटी टीजीटी वाला जो पेपर होता है एमसीक्यू में जो क्वेश्चंस रहता है, वो कभी कभी ना स्टूडेंट्स को घुमा देते हैं और छोटा छोटा पॉइंट्स को लेकर उन लोग क्वेश्चंस बनाएगा, ठीक है। और जो कि मतलब हम लोग कभी कभी ऐसा होता है कि ज्यादा इजी है, अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं, चलो एग्जाम हॉल में याद आ जाए ऐसा। बट द थिंग इज डिफरेंट, आपको एग्जाम हॉल में इतना आसान सा चीज को भी रिकॉल ही नहीं कर पाते, याद ही नहीं कर पाते, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसीलिए जितना हो सकेगा रिवाइज 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 एंड स्टडी, ओके। तो जो इंटेजुमेंस होता है उसके अंदर में एक मास ऑफ सेल्स रहता है जिसका नाम है न्यूसेलस। एंड ये जो न्यूसेलस का जो सेल होता है, सेल्स होता है, दे हैव अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल्स, ठीक है। तो न्यूसेलस का जो सेल्स होता है उसमें अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल्स रहता है, ये बात याद रखना है। लोकेटेड इन द न्यूसेलस इज द एम्ब्रियो सेक और फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। यानी न्यूसेलस के अंदर में आपको क्या देखने को मिलेगा? एम्ब्रियो सेक यानी फीमेल गैमेटोफाइट जिसको हम बोलते हैं। An ovule generally has a single embryo sac formed from a megaspore, ठीक है, important. And then megasporogenesis क्या है? In last video we talked about microsporogenesis. ये देखो, जब भी अभी हम लोग जेनेसिस का बात करते हैं, ये एक प्रोसेस है, ओके। साइंस के टर्म में जेनेसिस रिप्रेजेंट्स अ प्रोसेस। तो मेगास्पोरोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है which is the formation of megaspore from the megaspore mother cell, ठीक है। The process of formation of megaspores from the megaspore mother cell is called megasporogenesis. Simple. जो ovules है generally differentiate a single megaspore mother cell in the micropylar region of the nucellus. Again another important, आपको पूछेगा जो ovules है वो generally differentiate होता है into single megaspore mother cell. In which of the region? Is it in Chalazar region या फिर micropylar region? तो आपको micropylar region को बताना है, okay. It is a large cell containing dense cytoplasm and a prominent nucleus. Nucellus होना चाहिए था, ठीक है। This should be nucellus, ठीक है। न्यूसेलस लिख लीजिएगा। ये देखो माउस से लिखना हो रहा है ना, इसलिए बहुत गंदा सा हैंडराइटिंग चल रहा है। यहाँ पे प्रोमिनेंट न्यूसेलस लिख लीजिएगा आगे। तो ऑब्वियस वही है, एक लार्ज सेल है जिसमें आपका डेंस साइटोप्लाज्म कंसिस्ट रहता है एंड प्रोमिनेंट न्यूसेलस प्रेजेंट होता है। एंड जो आपका मेगास्पोर मदर सेल जो है इट अंडरगोस मियोटिक डिवीजन। क्यों मियोटिक डिवीजन जाता होगा? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोइंग इनटू मियोसिस एंड नॉट माइटोसिस? बिकॉज जो आपका मियोसिस है इट रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ 4 मेगास्पोरोजेनेसिस। अभी ये 4 मेगास्पोरोजेनेसिस असली खेल खेलेगा, अभी देखो। फीमेल गैमेटोफाइट यानी नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एम्ब्रियो सेक। In the majority of flowering plants, one of the megaspore is functional while the other 3 degenerates. याद है 4 मेगास्पोर मदर सेल बना था, 4 मेगास्पोर्स बना था, है ना। 4 मेगास्पोर्स में से आपका जो 1 है ये ही आपको फंक्शनल होगा और जो 3 है बाकी वो डिजेनरेट कर जाएगा। कहने का मतलब यही है। This method of embryonic formation from a single megaspore is termed as monosporic development. मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट क्या है? इसको इंसान लोग कभी कभी कंफ्यूज कर जाता है। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट मतलब फॉर्मेशन ऑफ सिंगल स्पोर, इट्स नॉट दैट, वो गलत रह जाएगा आपका, ओके। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट इट इज अ मेथड ऑफ एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन होता है फ्रॉम ए सिंगल मेगास्पोर, इसीलिए मोनोस्पोरिक बोला जाता है। क्लियर? द मेथड ऑफ एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन from single megaspore is termed as monosporic development, okay.
And then the nucleus of the functional megaspore divides mitotically to form two nuclei which move to the opposite poles. The nucleus of the functional megaspores divides mitotically to form two nuclei which move to the opposite poles, forming the two nucleate embryo sac. देखिए अभी ये सपोज आपका एक ओव्यूल है, तो यहाँ पे एक सेल डिवाइड कर गया, यहाँ पे एक सेल डिवाइड कर गया। अभी मेरा मतलब है कि जो फंक्शनल जो मेगास्पोर है, ये वाला फंक्शनल मेगास्पोर है ना, ये जो आपका अभी माइटोटिकली डिवाइड करेगा, यानी 2 सेल में डिवाइड हो जाएगा। तो 2 सेल में डिवाइड होने के बाद वो ऑपोजिट पोल्स में मूव कर जाएगा, एक यहाँ और एक यहाँ, एक माइक्रोपाइलर एंड में और दूसरा चलाजल एंड में। तो ये हो गया ना 2 न्यूक्लियर एम्ब्रियो, ठीक है, 2 न्यूक्लियर एम्ब्रियो हो गया। 2 more sequential meiotic nuclear divisions result in the formation of the 4 nucleate and later the 8 nucleate stages of the embryo cell. देखो 8 nucleate stages, तो फिर और 2 बार सीक्वेंस माइटोटिक सीक्वेंस चलेगा, यानी यहाँ पे 1 हो गया इधर, फिर ये दूसरा 2, ये दूसरा 2, ठीक है। तो 8 न्यूक्लियट होना है आपको, इधर 2 इधर 2, 8 न्यूक्लियट हो गया, ठीक है। तो it is of interesting to note that these mitotic divisions are strictly free nuclear, that is nuclear divisions are not followed immediately by cell wall formation। कहने का मतलब है जब आपका न्यूक्लियर डिवीजन चल रहा होता है एम्ब्रियो सेक में, वो एकदम स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर होता है। कहने का मतलब है कभी कभी न्यूक्लियर डिवीजन यानी कैरियोकाइनेसिस के बाद में आपका साइटोकाइनेसिस इमीडिएटली फॉलो करता है, यानी डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, है ना। लेकिन ये जो न्यूक्लियर डिवीजन है आपका यहाँ पे एम्ब्रियो सेक में, कैरियोकाइनेसिस के बाद में आपको तुरंत इमीडिएटली साइटोकाइनेसिस का फॉलो नहीं दिखता। दिस इज योर स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर, समझ आए? हाँ, अभी देखो फिगर यहाँ पे आ गया। 6 of the 8 nuclei are surrounded by cell walls and organized into cells, ठीक है। 8 न्यूक्लियर था, तो 8 में से जो 6 न्यूक्लियर है दे आर सराउंडेड बाय सेल वॉल्स एंड ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेल्स, और बाकी रिमेनिंग जो 2 न्यूक्लियर है उसको पोलर न्यूक्लियर बोला जाता है, which are situated below the egg apparatus in the large central cell। देखिए न्यूसेलस आपका यहाँ पे है, दिस इज योर न्यूसेलस। देखो ये न्यूसेलस के अंदर में फिर हम लोग क्या है बोला, एम्ब्रियोसेक, फीमेल गैमेटोफाइट, दिस इज योर फीमेल गैमेटोफाइट। ओके, तो यहाँ पे देखो दिस इज योर स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम, यानी ओव्यूल का स्ट्रक्चर है ये। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, इंटेजुमेंट्स होता है ना, कवरिंग लेयर्स होता है, एनवेलप होता है, दिस इज योर इंटेजुमेंट। ये हो गया आउटर इंटेजुमेंट, ये इनर इंटेजुमेंट, ठीक है। एंड देन अंदर में आपको दिखेगा न्यूसेलस, फिर न्यूसेलस के अंदर में क्या है हम लोगों का फीमेल गैमेटोफाइट, दैट इज योर एम्ब्रियोसेक। फिर 2 एंड्स होता है, एक होता है आपका माइक्रोपाइलर एंड जहां पे आपको इंटेजुमेंट नहीं दिखेगा, है ना, एब्सेंस पाया जाता है। एंड अपोजिट टू द माइक्रोपाइल एंड इज योर चालाजल एंड, जो कि ओव्यूल का बेसल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है ना। एंड देन फनिकल क्या है, फनिकल इट इज अ स्टॉक जो कि ओव्यूल को अटैच कराता है प्लासेंटा के साथ में। देन एंड देन ये हिलम क्या था, हिलम इट इज अ रीजन जहां पे आपका फनिकल एंड ओव्यूल जो है फ्यूज कर जाता है, ठीक है। तो फिगर हो गया ना। बायोलॉजी में देखो इंटरेस्टिंग चीज क्या होता है, यू ओनली हैव टू नो द डायग्राम, और यही डायग्राम में आपका सब आंसर छुपा होता है। ओके, वो यही डायग्राम को ही तो आपको इलस्ट्रेशन करके लिखना होता है, सीबीएसई वाला ध्यान में रखो, इसलिए डायग्राम इज मस्ट, विदाउट डायग्राम यू आर नॉट ए बायोलॉजी स्टूडेंट, ऐसा मान लीजिएगा। ओके, और ये अलग अलग तरह का ओव्यूल्स है ऑन द बेसिस ऑफ देयर अरेंजमेंट। देखो यहाँ पे इसको लिख लीजिएगा एनाट्रोपोस ओवेरी, एनाट्रोपोस ओव्यूल, ठीक है, एनाट्रोपोस, ANATROPOUS, एनाट्रोपोस ओव्यूल इसको बोलते हैं, और ऐसे टाइप को ना। एंड देन ये वाला आपका ऑर्थोट्रोप, यानी यहाँ पे देखो पोजीशन देखो, फर्निकल और माइक्रोपाइल का जो पोजीशन है एकदम सेम लाइन में है, आप अरेंजमेंट ऐसे देख सकते हैं, और इसका डायरेक्शन देखो, ये सब स्ट्रक्चर्स
दिस ऑल रिप्रेजेंट्स योर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स ना। लेकिन हम लोग का सीबीएसई वाला ने एनसीईआरटी बुक में ये वाला को मेंशन किया रखा है। तो फॉर फ्रॉम दी सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू यू कैन जस्ट स्किप दिस सेक्शन, इसको पढ़ना नहीं है। जरा दिमाग आ गया बोलने से भी एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा नहीं, चिंता मत करो, ठीक है। इसको देखो ही मत, यू जस्ट फोकस इनटू दिस डायग्राम और सुंदर से वो करना है, प्रेजेंट करना है, ठीक है। ये सब आपका कॉलेज लेवल में इफ यू वांट टू नो है ना, उसको डिटेल में आप इसको पढ़ सकते हैं, ओके। Three cells are grouped together at the micropylar. This is the continuation of again the this one फीमेल गेमेटोफाइट एम्ब्रियोसाइट, ठीक है। इसका फिगर भी शायद वहां पे नेक्स्ट स्लाइड में दिया होगा, आई विल शो यू। Three figures are grouped together at the micropylar end and constitute the egg apparatus, ठीक है। तो याद है 8 न्यूक्लियस में से जो 6 न्यूक्लियस था, वो जो आपका सेल फॉर्म हो जाता है ना। और फिर जो 3 होता है वो जो माइक्रोपाइलर एंड में रहता है, और जो 3 होता है आपका चलाजल एंड में रहता है ना। तो जो 3 सेल जो आपका माइक्रोपाइलर एंड में रहता है उसको एग एपरेटस बोलता है, एग एपरेटस। और ये एग एपरेटस में भी आपका 2 सिनर्जिट्स होगा और एक 1 एग सेल होगा, ठीक है। देन योर आपको पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉम्पोजिशन ऑफ एग एपरेटस, ठीक है। तो आपको सिनर्जिट्स एंड 1 एग सेल, सिनर्जिट्स एंड 2 एग सेल, ठीक है। तो ये सब ऑप्शन में दिख गया, तो आपको सिनर्जिट एंड 1 एग सेल कहीं में दिखेगा, दिस इज योर करेक्ट आंसर। एंड देन जो सिनर्जिट्स होता है, एक्सेल तो पता है, एक्सेल तो वही है ना जहाँ पे पोलन ग्रेन आके वो एग में फर्टिलाइज कर देगा, तब आपका प्लांट में जो रिप्रोडक्शन होता है वो स्टार्ट होगा। फिर जो सिनर्जिट्स होता है, दे हैव स्पेशल सेल्युलर थिकनिंग एट द माइक्रोपाइलर टिप कॉल्ड फिलीफॉर्म एपरेचस। सिनर्जिट्स के पास में एक फिलीफॉर्म एपरेचस होता है, मतलब ऐसा फिंगर्स लाइक जैसा एक फिलीफॉर्म एपरेचस होता है। इसका काम क्या होता है, इन गाइडिंग द पोलन ट्यूब्स इनटू द सिनर्जिट्स, ठीक है। पोलन ट्यूब को सिनर्जिट्स के थ्रू जाने तक गाइड करने का काम होता है आपका फिलीफॉर्म एपरेचस का, जो कि सिनर्जिट्स में प्रेजेंट होता है। एंड देन द 3 cells at chalazal end are called antipodals. The large central cell, as mentioned earlier, has 2 polar nuclei, ठीक है। Thus a typical angiosperm embryo sac at maturity, दो 8 न्यूक्लियस होता है, but is 7 cells। देखो आपको एमसीक्यू फॉर्म में पूछ देगा, माइक्रोपाइलर एंड में जो सेल्स होता है उसको क्या बोलते हैं, देन उसको हम लोग बोलना है इट इज कॉल्ड एज एग एपरेचस। एंड जो चैलाजर एंड में जो 3 सेल्स प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल्स बोलते हैं, ओके। और बाकी जो 2 सेल है 3 देन 6 है ना, 7 8, ठीक है, 8 हो गया। तो ये जो 8 न्यूक्लियस है, ये जो बाकी जो 2 न्यूक्लियस है वो आपका पोलर न्यूक्लियर एकदम सेंटर में रह जाता है, एम्ब्रियोसेक का सेंटर में रहता है। और ये न्यूक्लियर जो है फ्यूज करके रहता है, यानी 2 न्यूक्लियर होगा लेकिन 1 सेल बन जाएगा। इसीलिए आपको बोलता है जो टिपिकल जो एंजियोस्पर्म का जो एम्ब्रियोसेक होता है वो आपका 8 न्यूक्लियर होता है और 7 सेल होते हैं। ये बहुत पेट क्वेश्चन है सीबीएसई वाला के लिए, और नीट जैसे क्वेश्चंस पेपर के लिए। तो आपको बहुत सारा ऑप्शन देगा, 7 न्यूक्लियर 8 सेल, 6 न्यूक्लियर 8 सेल, 8 न्यूक्लियर 7 सेल, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज कराने के लिए उन लोग ऐसे कैंपस क्वेश्चंस दे देगा। तो बट यू हैव टू रिमेंबर कि उसमें 8 न्यूक्लियर होता है एंड 7 सेल होता है। तो देखिए दिस इज द योर स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियोसेक, ठीक है। ये सुंदर सा डायग्राम आपको पेपर में प्रेजेंट कर देना है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे दिस इज योर चालाजल एंड, और ये है आपका माइक्रोपाइलर एंड, ऑपोजिट एंड हो गया। एंड देन जो चालाजल एंड में जो सेल्स रहता है, तीनों सेल्स जो है उसको क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल्स, डन। और ये जो है माइक्रोपाइलर एंड में जो 3 सेल्स रहता है, ये जो 2 सिनर्जिट सेल्स हो गया, दिस वन एंड दिस वन, इसको बोलते हैं सिनर्जिट्स। एंड देन ये एक एग सेल हो गया, अंडा, ठीक है। तो हो गया ना 3 सेल, 1 2 3 सेल्स ऑफ द माइक्रोपाइलर एंड, जिसको हम लोग क्या नाम से बोला था, रिकॉल कीजिए,
ठीक है। उसके बाद बाकी जो दो न्यूक्लियस था, है ना, 6 न्यूक्लियस, देन ऊपर इधर इधर एक, एंड देन बाकी जो 2 न्यूक्लियस है यहाँ में सेल्स जो है फ्यूज कर जाता है। ठीक है, ठीक है, सेल जो है आपका फ्यूज कर जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसीलिए इसको 2 न्यूक्लियाई 1 सेल माना जाता है, 2 न्यूक्लियाई 1 सेल माना जाता है यहाँ पे, इसीलिए। ओके, तो इसीलिए कितना कितना न्यूक्लियट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियट हो गया, लेकिन कितना सेल हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 सेल हो गया, क्योंकि ये पोलर न्यूक्लियर जो है, पोलर जेल जो है आपस में फ्यूज करके रहता है। ठीक है, दिस इज योर सेंट्रल सेल। देन, और ये रहा आपका फिलीफॉर्म एपरेटस जो कि सिनर्जिड्स में प्रेजेंट रहता है, और इसका काम क्या था, टू गाइड द पोलन ट्यूब टू द सिनर्जिड्स। ठीक है, this is your figure of embryo sac. And then pollination, next topic is our pollination. तो pollination क्या है, देखो बोथ मेल एंड फीमेल जो आपका गैमिट्स होता है प्लांट में, दे आर नॉन मोटाइल, है ना, उन लोग मूव नहीं कर सकते, तो इसीलिए उसको एक्सटर्नल एजेंट्स का जरूरी पड़ जाता है। ठीक है, तो क्या होता है पॉलिनेशन, क्या होता है, इट इज द मैकेनिज्म टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव, यानी मतलब फर्टिलाइजेशन को अकर कराने का जो प्लांट में, ठीक है, उसी को अचीव करता है आपका ये पॉलिनेशन। इट इज अ पॉलिनेशन इज अ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा ऑफ ए पिस्टिल। ठीक है, पॉलिनेशन क्या है, व्हाट इज अ पॉलिनेशन, आपको ऐसी वाइवा लोग में भी पूछ देगा एग्जाम में। ठीक है, पॉलिनेशन क्या है, तो आप उसमें माथा खुजा के बेच रहा हो, समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, दिमाग में तो आ रहा है पर सर मुंह से नहीं निकल रहा है, नहीं बोल पा रहे। ठीक है, हम लोग का यही प्रॉब्लम होता है, तो जितना हो सकेगा बोल बोल के चीज को मतलब पढ़ो, पढ़ाई करो। ठीक है, then pollination, it is a transfer of pollen grains to the stigma of a pistil. Then and then pollination भी अलग अलग तरह का होता है डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ पोलन। ठीक है, तो जैसे कि आपका सबसे पहला पॉलिनेशन जब हम लोग बात करते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन होता है और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में आपका सिर्फ सिंगल प्लांट इन्वॉल्व रहता है, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में पोलन ग्रेन्स रीच द अदर प्लांट विद हेल्प ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट्स, यानी 2 प्लांट का इन्वॉल्वमेंट दिखते हैं आपका क्रॉस पॉलिनेशन में, जिसको हम लोग जेनोगेमी नाम से भी बोला जाता है। एंड देन सेल्फ पॉलिनेशन में आपका 2 तरह का फिर देखने को मिलेगा। ठीक है, एक होता है ऑटोगेमी और एक होता है जेटोनोगेमी। ऑटोगेमी में आपका क्या होता है, जो पोलन ग्रेन होता है, इट फॉल ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, एग्जाम्पल पी, राइस, व्हीट। लेकिन जो जेटोनोगेमी होता है, जो पोलन ग्रेन्स होता है, दे फॉल ऑन द स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये एक प्लांट है, ये एक प्लांट है, ये एक फ्लावर है, ठीक है, और ये दूसरा फ्लावर है, ठीक है, और ये दूसरा फ्लावर है एक ही प्लांट का। तो ऑटोगेमी किसको बोलते हैं, इधर का जो पोलन ग्रेन है वो यही इसी फ्लावर के स्टिग्मा में जाएगा, तब जाके पॉलिनेशन होता है, उसको ऑटोगेमी बोलते हैं। लेकिन जेटोनोगेमी क्या है, डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट, मतलब यही प्लांट का यहाँ, जैसे कि आपको सपोज इसका पोलन ग्रेन जो है ये फ्लावर का स्टिग्मा में बैठेगा, तब जाके पॉलिनेशन होगा। ठीक है, दिस इज योर जेटोनोगेमी। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, ये जो प्लांट है, ये प्लांट ए, दिस इज योर प्लांट ए, प्लांट बी। प्लांट ए का जो पोलन ग्रेन है वो आपका प्लांट बी का स्टिग्मा में बैठेगा, देन दिस इज योर क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, यानी देयर इज एन इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 प्लांट। फिर ये जो क्रॉस पॉलिनेशन है, दिस इज डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट्स। आपका एक्सटर्नल एजेंट्स ए बायोटिक हो सकता है या फिर बायोटिक, यानी लिविंग या फिर नॉन लिविंग। तो अगर ए बायोटिक से हो रहा है तो आपका 2 प्रकार से हो रहा है, विंड या फिर वाटर। ठीक है, और जो एंटोमोफिली होता है, ये सब देखिए बायोटिक एजेंसीज में आता है, मतलब दिस आर द बायोटिक एजेंट। अगर इंसेक्ट से होता है पॉलिनेशन तो उसको एंटोमोफिली बोलते हैं, बर्ड से होता है तो उसको ऑर्निटोफिली बोलते हैं, बेट से होता है तो चायरोप्टेरोफिली होता है, मोलक से अगर पॉलिनेशन होता है तो मेलाकोफिली होता है। ठीक है, तो ये सब आपका नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी सीबीएसई लोग मतलब पेट क्वेश्चंस है, अगेन अनदर। तो बर्ड से पॉलिनेशन होने से उसको क्या बोला जाता है,
एमसीक्यू पूछ लेगा तो अगर ऑर्निथोफिली दे गया देन करेक्ट। मोलस्क से अगर करता है तो उसको क्या बोला जाता है वो पोलिनेशन को, तो आपको मलाकोफिली। ठीक है, तो ऐसा करके आपको ये टेबल थोड़ा हल्का सा देख लीजिएगा, नोट डाउन किया करके एग्जाम में आप अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। एंड देन दूसरा फ्लावर्स होता है चेस्मोगेमस विच आर सिमिलर टू फ्लावर्स ऑफ द स्पीसीज with exposed anthers and stigma and क्लेस्टोगेमस क्या है which do not open at all। ठीक है, फ्लावर्स भी क्या होता है, मतलब चेस्मोगेमस फ्लावर में फ्लावर्स ओपन रहता है, एकदम एक्सपोज हो गया रहता है, और उसमें क्या होता है आपका सेल्फ पॉलिनेशन होने का भी चांसेस होता है और क्रॉस पॉलिनेशन होने का भी चांसेस रहता है। लेकिन जो क्लेस्टोगेमस फ्लावर्स, ऐसे फ्लावर्स जो वो कभी ओपन ही नहीं होता है, तो उसके अंदर तो क्रॉस पॉलिनेशन होना तो संभव असंभव है ना। ठीक है, उसमें आपका सिर्फ और सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इन सच फ्लावर्स द एंथर्स एंड स्टिग्मा लाइज क्लोज टू ईच अदर। विच काइंड ऑफ फ्लावर्स? क्लेस्टोगेमस फ्लावर्स का बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका एंथर्स एंड स्टिग्मा एकदम लाइक क्लोज टू ईच अदर रहता है। And when anthers dehisce in the flower buds, pollen grains come in contact with the stigma to affect pollination. ठीक है, thus जो क्लेस्टोगेमस flowers है these are invariably autogamous as there is no chance of cross pollination landing on the stigma। मतलब कोई भी हालत में, कोई भी सिचुएशन हो, वो हमेशा ऑटोगेमस ही रहेगा। आपका कौन? क्लेस्टोगेमस फ्लावर्स, बिकॉज इन लोग का फ्लावर तो कभी ओपन ही नहीं रहता, दे आर ऑलवेज बीइंग क्लोज, है ना, तो बाहर से आके बैठेगा कहाँ पे, स्टिग्मा तो अंदर है। ठीक है, तो वो है। एंड देन जो क्लेस्टोगेमस फ्लावर्स होता है दे प्रोड्यूस एश्योर्ड सीड सेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर्स। इसमें तो पॉलिनेटर्स का तो जरूरी है ही नहीं। एश्योर्ड सीड सेट का कहने का मतलब है, मतलब अनफेवरेबल कंडीशंस में भी आपका ये जो क्लेस्टोगेमस फ्लावर्स है दे प्रोड्यूस द सीड्स। ठीक है, so these are some of the difference which I tried to present before you all. The difference between Chesmogamus flower and Cleistogamous flower. The flowers are open exposing anthers and stigma in the Chesmogamus, लेकिन यहाँ पे क्या होता है क्लेस्टोगेमस में क्लोज्ड। ठीक है, उसके बाद जो क्रॉस पॉलिनेशन टेक प्लेस होता है चेस्मोगेमस में, लेकिन यहाँ पे तो क्रॉस पॉलिनेशन होने का चांसेस ही नहीं है। एंड देन पॉलिनेटर्स आर ऑफन रिक्वायर्ड होता है चेस्मोगेमस में, लेकिन यहाँ पे तो पॉलिनेटर्स का रिक्वायरमेंट ही नहीं है। फिर जो एंटर एंड स्टिग्मा होता है डू नॉट लाइक क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो क्लोजली लाई होता है। एंड देन नॉट ऑटोगेमस बोला जा रहा है। फिर प्लांट्स होता है वेरिएबली इनवेरिएबली ऑटोगेमस। ठीक है, मतलब कहीं भी, मतलब जो भी हालत में इसको ऑटोगेमस होना ही पड़ेगा और ऑटोगेमस ही होता है। ठीक है, इसका ऐसा ये कहने का मतलब नहीं है कि मतलब चेस्मोगेमस आर नॉट ऑटोगेमस, मतलब लाइक हमेशा ऑटोगेमस होना ही है बोल के नहीं है। ठीक है, दे कैन बी ऑटोगेमस ऑल्सो एंड क्रॉस पॉलिनेशन ऑल्सो। ठीक है, यानी जेटोनोगेमस ऑल्सो। सीड सेट इज नॉट एस्योर्ड, है ना, ये सिर्फ आपका फेवरेबल कंडीशन में ही आपको ये चेस्मोगेमस फ्लावर्स देखने को मिलेगा। एंड देन एस्यूड सीड सेट आपका यहाँ पे कौन देता है? क्लेस्टोगेमस फ्लावर्स। एमसीक्यू में पूछ देते हैं एस्यूड सीड सेट कौन प्रोड्यूस करता है, इज इट चेस्मोगेमस और क्लेस्टोगेमस? तो आपको याद रखना है क्लेस्टोगेमस। देखिए, सो दिस इज द फिगर, ये दो प्लांट है। एक ही प्लांट का अगर एक ही फ्लावर में आपका पॉलिनेशन बैठ रहा है, ठीक है, सेम प्लांट सेम फ्लावर, तो उसमें सेल्फ पॉलिनेशन होगा जिसको ऑटोगेमी बोलते हैं। एक ही प्लांट और अगर एक ही प्लांट और दो फ्लावर, यानी एक फ्लावर जो है दूसरा फ्लावर में जाएगा एक ही प्लांट का, तो उसको जेटेनोगेमस बोलता है। ये भी सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर आता है। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा, आपका दो प्लांट होगा और दो फ्लावर, यानी एक प्लांट का जो फ्लावर का जो पोलन ग्रेन है वो दूसरा प्लांट का स्टिग्मा में चला जाएगा। ठीक है, दिस इज योर क्रॉस पॉलिनेशन। और ये जो फिगर है, सुंदर सा फिगर, दिस इज योर व्हाट? चेस्मोगेमस, है ना, चेस्मोगेमस जहाँ पे आपका एंथर लोग फ्री रह रहा है। ठीक है, और देखो यहाँ पे आपका ये आपका बायोला प्लांट है, ये आपका चेस्मो क्लेस्टोगेमस होता है अंडरग्राउंड। ठीक है, दिस इज योर क्लेस्टोगेमस, अंडरग्राउंड होता है चेस्मोगेमस फ्लावर, यानी अंदर में देखो ये सीड्स प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, क्लेस्टोगेमस फ्लावर कभी ओपन ही नहीं होता है, ये वाला क्लेस्टोगेमस। नाउ एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन का जब हम लोग बात करते हुए है, बायोटिक में दो होता है, विंड एंड वाटर। फिर
एनिमल, वन बायोटिक होता है यानी वन लिविंग थिंग्स के एजेंट होता है जिसको हम एनिमल बोलते हैं, और यही दो प्रकार के थ्रू, टू बायोटिक एंड वन बायोटिक एजेंट्स के थ्रू ही आपका पॉलिनेशन अचीव कर जाते हैं। ओके, एंड जो मेजोरिटी ऑफ प्लांट्स होता है दे यूज बायोटिक एजेंट्स फॉर पॉलिनेशन, ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ प्लांट्स यूज एबायोटिक एजेंट्स। ठीक है, पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन अमंगस्ट एबायोटिक पॉलिनेशन, समझाने का बात नहीं है। ये यू सी दिस आर द एनसीईआरटी नोट्स। ठीक है, ये आपको हम सुंदर से नोट्स बना के, मतलब आई ट्राई टू मेक एज सिंपल लैंग्वेज ना, मतलब उठा के टेक्स्ट पे उठा के उसमें आपको हम एक्स्ट्रा नोट्स भी दिया है, कहीं से बोल के नहीं, ये सब एनसीईआरटी का ही नोट्स है, यो सो यू कैन रिफर, आप इसको रिफर कर सकता है। ओके एंड देन विंड जो पॉलिनेशन होता है इट ऑल्सो रिक्वायर्स दैट द पोलन ग्रेन्स आर लाइट एंड नॉन स्टिकी। और जो आपका विंड होता है, विंड पॉलिनेशन के लिए आपका जो पोलन ग्रेन होता है वो हवा से बहेगा ना, हवा से उसको बह के जाना पड़ेगा ना, तो इसके लिए आपको लाइट होना पड़ेगा, यानी हल्का होना पड़ेगा, और नॉन स्टिकी, चिपचिपा सा नहीं होना पड़ेगा, एकदम ड्राई होना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो वो उड़ेगा। दे ऑफन पोजेसेस वेल एक्सपोज्ड स्टामेन्स, है ना, वेल एक्सपोज्ड स्टामेन्स होना पड़ेगा, एंड लार्ज ऑफन फीदरी स्टिग्मा टू इजीली ट्रैप एयरबोर्न पोलन ग्रेन्स। ठीक है, स्टिग्मा को भी सुंदर थोड़ा फेडरी स्ट्रक्चर में उसको होना पड़ेगा, सो दैट जो पोलन ग्रेन हवा से उड़ के आ रहे हैं आराम से उधर बैठने के लिए, है ना। एंड जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स होता है often have a single ovule in each ovary and numerous flowers packed into an inflorescence. A familiar example is the corn cob. The tassels you see are nothing but the stigma and style which wave in the wind to trap pollen grains. ज्यादातर विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स में क्या होता है, आपका सिंगल ओव्यूल्स देखने को मिलते हैं, और ये जो सिंगल ओव्यूल, देखो एग्जांपल आपका यहाँ पे है एक कॉर्न। ठीक है, ये जो बाल जैसे आप दिखते हैं ना, दिस इज योर कॉर्न कॉप, इसको टशल्स बोलते हैं, और ये जो हवा में इसीलिए लहराता है सो दैट इन ऑर्डर टू रिसीव द पोलन ग्रेन, एयरबोर्न पोलन ग्रेन। ठीक है, एंड जो विंड पॉलिनेशन होता है इज क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस, ग्रासेस में ज्यादातर पाया जाता है आपका विंड पॉलिनेशन। पॉलिनेशन बाय वाटर, अभी तक तो हमने देखा पॉलिनेशन इन विंड, पॉलिनेशन बाय विंड, देन अभी वाटर के लिए अभी देखते हैं। ये जो ज्यादातर फ्लावरिंग प्लांट्स में रेयर होता है, यानी पॉलिनेशन बाय वाटर, वाटर जो है फ्लावरिंग प्लांट्स में रेयर दिखता है। ठीक है, एंड देन सम एग्जांपल ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स आर एग्जांपल वेलिस्नेरिया एंड हाइड्रिला। ठीक है, जो कि फ्रेश वाटर में पाया जाता है, एंड मेरीन वाटर में भी पाया जाता है, जैसे कि आपका सी ग्रासेस सच एज जूस्टेरा। नॉट ऑल एक्वाटिक प्लांट्स यूज वाटर फॉर पॉलिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको स्टेटमेंट का फॉर्म में भी पूछ देगा। All aquatic plants uses water for pollination, true or false ना, तो वो false है। जितना भी aquatic plant है वो ये जरूरी नहीं होता कि पानी में रह रहे तो उसका जो pollination भी होता है वाटर के थ्रू ही हो, इट्स नॉट दैट, वो गलत है। ठीक है, देखिए फॉर एग्जाम्पल वाटर हाइसिंथ। ठीक है, वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली, इन लोग में जो फ्लावर्स होते हैं वो अबव द लेवल ऑफ वाटर इमर्ज होता है ना, पानी का लेवल से ऊपर अपना फ्लावर को इमर्ज कराता है, एंड आर पॉलिनेटेड बाय द इंसेक्ट और वीन्स एज इन मोस्ट ऑफ द लैंड प्लांट्स। समझ है, वाटर हाइसिंथ और जो वाटर लिली है, इन लोगों का जो फ्लावर होता है वो पानी से ऊपर उठ के मतलब हवा में इधर अबव वाटर फ्लावर जो को है इमर्ज करता है, मतलब खिलाता है, फिर इंसेक्ट जो है इधर में आके पॉलिनेट कर जाता है। तो हो गया ना वन ऑफ द एग्जांपल कि नॉट ऑल एक्वाटिक प्लांट्स यूज वाटर फॉर पॉलिनेशन। ठीक है, तो देखिए वेलिस्नेरिया में क्या होता है, ए फीमेल फ्लावर रीच द सरफेस ऑफ वाटर बाय द लॉन्ग स्टॉक एंड द मेल फ्लावर्स और pollen grains are released onto the surface of the water. They are carried passively by water currents. Some of them eventually reach the female flowers and the stigma. मतलब वेलिस्नेरिया में वही होता है, जो आपका फ्लावर फीमेल फ्लावर है वो सरफेस ऑफ वाटर में पहुंच जाता है, और जो मेल का जो पोलन ग्रेन होता है वो पानी से बह के लहरा के इसका फीमेल का फ्लावर में बैठ जाएगा, तब जाके पॉलिनेशन हो जाएगा। ठीक है, फिर अनदर ग्रुप में देखो सी ग्रासेस लोग में क्या होता है, जो फीमेल फ्लावर्स होते हैं वो सबमर्ज होकर रहते हैं वाटर में, और जो पोलन ग्रेन्स होता है वो भी इनसाइड दी वाटर ही रिलीज होकर रहता है। ठीक है, अंतर दिख रहे अलग अलग तरीका का, अपना अपना ही अंदाज में पॉलिनेशन कर सब अपना अपना ना। तो ये सब कुछ एग्जांपल है पॉलिनेशन बाय वाटर, एंड इन मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज pollen grains are protected from wetting by a mucilaginous covering. Important. Both wind and water pollinated flowers are not very colorful and do not produce nectar. ठीक है, इंपॉर्टेंट। एनिमल एनिमल के लिए तो आपको जैसे कि इंसेक्ट के लिए आपको
बहुत अट्रैक्टिव होना पड़ेगा एक फ्लावर को, है ना, कलरफुल होना पड़ेगा, नेक्टर होना पड़ेगा, है ना। लेकिन विंड और वाटर के लिए ये सब नेसेसरी नहीं होता है। ये देखिए, अमोंग द एनिमल इंसेक्ट्स, पर्टिकुलरली जब हम लोग बीज का बात करते हैं, दे आर द डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स। इवन लार्जर एनिमल्स सच एज सम प्राइमेट्स, ठीक है, जिसको हम लोग लेमूर्स भी बोलते हैं, एंड अर्बोरिया जो कि ट्री ड्वेलिंग रोडेंट्स होते हैं, और इवन रेप्टाइल्स or have also been reported as pollinators in some species. Majority of insect pollinated flowers are large, colorful, fragrant and rich in nectar. Very important. आपको पूछेगा insect pollinated flowers में आपको क्या कैरेक्टरिस्टिक मिलता है, तो लार्ज होना पड़ेगा, कलरफुल होना पड़ेगा, उसको फ्रेग्रेंट होना पड़ेगा, है ना, कुछ सेंट परफ्यूम होना पड़ेगा फ्लावर में, एंड देन रिच इन नेक्टर, ठीक है। तो द फ्लावर्स होता है, दे आर पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बीटल्स, सीक्रेट फॉल ऑर्डर्स टू अट्रैक्ट दिस एनिमल्स, ठीक है। सबका अलग अलग ही अंदाज है। फिर से यहाँ पे देखो, कुछ फ्लाइज होता है, कुछ बिटल्स होता है, जो कि ऐसे फ्लावर्स को अट्रैक्ट करता है जो कि एकदम फॉल ऑर्डर्स, मतलब बदबू वाला जो सेंट हो वो रिलीज करता है वो फ्लावर जो ना, और वही बदबू को अट्रैक्ट करके आपको फ्लाइज और बिटल्स जो है पॉलिनेट कर जाता है। The body of the animal gets a coating of a pollen grains, which are generally sticky in animal pollinated flowers. When the animal carrying pollen on its body comes in contact with the stigma, it brings about pollination. मतलब जब कभी कभी हम लोग होते, कभी आप जंगल में जा रहे थे ना, कुछ फूल का पोलन ग्रेन जो आपका कपड़ा में लग गया हो, और आप अनोइंगली, मतलब अनइंटेंशनली, फिर कहीं में आप रेस्ट कर रहे हैं या फिर ऐसे चलते वो कहीं दूसरा फ्लावर, दूसरा प्लांट का जो फ्लावर है उसमें आपका पोलन ग्रेन लग गया, तो दैट मीन्स वी ह्यूमन आर या फिर एनिमल आर एक्टिंग एज अ एजेंट फॉर द पॉलिनेशन, ठीक है। तो ये ऐसे करके दूसरा प्लांट से दूसरा प्लांट तक पोलन ग्रेन को पहुंचा देते हैं। तो हो गया ना क्रॉस पॉलिनेशन। You see again, in some species, floral rewards are in providing safe place to lay eggs. Example is that of tallest flower of Amorphous. ठीक है, the flower itself is about 6 feet in it. अब सोच के देखो, इतना 6 feet हाइट वाला फ्लावर, ठीक है। तो कभी कभी इन लोग जो फ्लोरल होता है, इन लोग कभी कभी है बेनिफिशियल भी होता है, कुछ इंसेक्ट को अंडा भी ले करने देते हैं, मतलब एग्स को ले करने देता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एमोरफेलस जो फ्लावर है उसमें मतलब एग को ले करने में हेल्प करता है। एंड देन कुछ ऐसे रिलेशनशिप भी एग्जिस्ट होता है प्लांट में, देखिए फ्लावर्स में, जैसे कि स्पीसीज ऑफ मोट एंड प्लांट युक्का, ये दोनों जो स्पीसीज है, मोट एंड द प्लांट युक्का ना, दे कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल्स विदाउट ईच अदर। एक दूसरा के बिना ये मतलब अधूरा है ना। क्यों अधूरा है, कैसे? क्योंकि जो मोट होता है वो अपना एग को डिपॉजिट करता है इन द लोक्यूल ऑफ द ओवेरी ऑफ द फ्लावर ऑफ द व्हाट प्लांट यूका का जो फ्लावर होता है उसमें जो का जो मोट होता है वो अपना एग को वहां पे ले करते हैं। फिर इंटर्न जो एग होता, जो प्लांट होता है वो पॉलिनेट कर जाता है ना। फिर द लार्वे ऑफ द मोट कम्स आउट ऑफ द एग्स, ठीक है। फिर जैसे पॉलिनेट हो गया तो एग भी तो थोड़ा बड़ा हो गया ना, लार्वा जो अभी उधर से निकलेगा, प्लांट से ओव्यूल से निकलेगा, एंड सीड जो है धीरे धीरे स्टार्ट डेवलपिंग होने लगेगा, ठीक है। तो इन दिस वे दे आर dependent on each other, they cannot complete their life cycle without each other. और ये देखिए, this is your amorphous flower about 6 feet in height. अरे बाप रे, अपना ईटानगर कहीं में है क्या ऐसा फ्लावर? देखिए तो, लेट मी नो, ठीक है। उसके बाद एक सुंदर सा फोटो पिक्चर क्लिक करने आ जाते फिर, है ना। और ये देखिए, दिस इज योर मोथ, और ये आपका प्लांट युक्का का फ्लावर। तो जो मोथ होता है वो अपना एग को यहाँ पे ले करते हैं, फिर पॉलिनेट कर जाता है ये प्लांट को, है ना। उसके बाद ये प्लांट का पॉलिनेशन के बाद सीड डेवलप होना स्टार्ट होगा, और जैसा सीड डेवलप होना स्टार्ट होगा, इसका जो लार्वा जो है, जो एक जो लार्वा बन गया है वो अभी यहाँ से निकल जाएगा। तो ऐसा करके एक दूसरा से डिपेंडेंट रहता है आपका ये मोट एंड प्लांट युक्का। दिस इज द फुल पिक्चर ऑफ युक्का प्लांट। ये देखो, कभी कभी ना आपको ऑर्नामेंटल प्लांट में भी यूज किया जाता है, ठीक है। आपने कभी देखा होगा, थोड़ा स्पाइकी होता है, ठीक है, इसका जो लीफ है, तो है ऑर्नामेंटल प्लांट में, हाँ देखा है, ठीक है, अपना घर पे भी है, तो वो है प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है ये सब। Okay, so this was all about today's video. Thank you so much for listening. Keep watching GB Educator. Thank you.